नमस्कार। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम हिंदी साहित्य पर बात कर रहे हैं और हिंदी साहित्य पर बात करते हुए हम सब ने हिंदी साहित्य के विविध स्वरूपों को जानने और परखने के क्रम में सर्वप्रथम यह जानने की कोशिश की थी कि हिंदी क्या है या हिंदी साहित्य में जो साहित्य है वो क्या है। इन्हीं कुछ बिंदुओं के साथ हम लोगों ने एक विस्तृत चर्चा परिचर्चा किया और जाना भी कि हिंदी में हिंदी और साहित्य क्या है और इसका क्या महत्व है। साहित्य और उसके विविध स्वरूपों को देखते हुए हमें यह भी जानने की ज़रूरत पड़ी कि साहित्य का जो क्षेत्र हम देख पाते हैं, इसकी उत्पत्ति, साहित्य को साहित्य नाम कब दिया गया या क्या ज़रूरत पड़ी कि साहित्य इससे देने की आवश्यकता महसूस हुई, या इससे पूर्व जो इसके लिए वाङ्मय शब्द इस्तेमाल होता था या काव्य शब्द इस्तेमाल होता था, उससे किस तरीके से इसका अलगाव दिखता है। इन्हीं बिंदुओं को आगे जानने की हमें ज़रूरत पड़ रही है। इसी क्रम में हम आज साहित्य और वाङ्मय पर बात करने के उद्देश्य से आप सबके समक्ष उपस्थित हुए हैं और इस क्लास में यह जानेंगे कि साहित्य, जिस साहित्य का अध्ययन हम लोगों ने भली प्रकार किया, उस साहित्य को किस तरीके से हमने देखा। कुछ बिंदुओं के तथ्य या कुछ तथ्यों के आधार पर हम कुछ और भी साहित्य के बिंदु को पढ़ेंगे और यह भी जानेंगे कि वाङ्मय, जिस वाङ्मय का एक विस्तृत क्षेत्र हम देख पाते हैं, उस वाङ्मय का स्वरूप कैसे दिखाई पड़ता है और साहित्य और वाङ्मय किस तरीके से एक दूसरे से समानता और असमानता के रूप में अपनी भूमिका निभाता हुआ दिखाई पड़ते हैं। तो ये सब बिंदु हम इसमें देखेंगे। तत्पश्चात हम यह भी जानेंगे कि काव्य में इसका जो काव्य रूप है या काव्य के रूप में जो इसकी पहल थी या पहचान थी, वो किस तरीके से अलग अलग दिखती है, वो उसका क्या मानकता है, उसकी अपनी प्रासंगिकता क्या है, उसे भी हम भली प्रकार देखेंगे और समझेंगे। चूँकि साहित्य पर जब हम बात कर रहे हैं तो यह साहित्य पर बात करने से हमें यह जानने की ज़रूरत होती है कि साहित्य क्या है या साहित्य को हम कैसे डिफाइन करें या साहित्य में किस तरह के पक्षों को रखना या जानने की ज़रूरत पड़ती है। तो इस क्रम में हमने पहले भी देखा था और जाना था कि साहित्य जिस बिंदुओं को लेकर चलता है या जिस भावभूमि को अपने अंतर्मन में समेटता है, वो साहित्य का क्या स्वरूप है। तो यह जाना था कि साहित्य एक ऐसा लेखन है जिसमें सभी प्राणियों के हित या भलाई या कल्याण या उपकार व मंगल कामना की भावना दिखाई पड़ती है। यानी जितने भी चराचर या इस जगत पर प्राणी दिखाई पड़ते हैं, जीव दिखाई पड़ते हैं, सबके प्रति सम्मोहन का भाव, सबके प्रति लगाव का भाव, सबके प्रति कहीं ना कहीं एक उपकार का भाव, सहयोग का भाव, ये सभी साहित्य के अंतर्गत दिखाई पड़ते हैं, साहित्य में कहीं ना कहीं निरूपित मिलते हैं। तो यही भाव हमें साहित्य को बतलाने की कोशिश करते हैं, यानी साहित्य को समृद्ध बनाते हैं। अर्थात अगर इसे और व्याख्यायित करने की कोशिश किया जाए तो यह कहा जा सकता है कि इस संपूर्ण चराचर सृष्टि में हमें जो कुछ भी होता हुआ या घटता हुआ दिखाई पड़ता है या महसूस होता हुआ कहीं ना कहीं इंगित होता है, तो इस महसूस हो पाने के उपरांत हमारे अंदर सात्विक बुद्धि, विवेक, मानवता व भाईचारे का जो विकास हो पाता है, यह बहुत कुछ साहित्य के अध्ययन से ही संभव है। अर्थात साहित्य एक रचना है, एक लेखन है। जब हम साहित्य का अध्ययन करते हैं, साहित्य को पढ़ते हैं, तो यह निश्चित तौर पर हमारे अंदर सात्विक बुद्धि, विवेक, मानवता, भाईचारे, इस तरह के गुणों का कहीं ना कहीं विकास होता है और यही गुण मनुष्य को मनुष्य बनाने में कहीं ना कहीं अपनी महती भूमिका निभाती हैं। साहित्य हमें बेहतर इंसान बनाने, कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति बनाने, हमारे अंदर प्रेम, सहानुभूति, करुणा, दया आदि जैसे भावों का विकास करने तथा किसी भी कार्य के भूत, भविष्य और वर्तमान को बताने की दृष्टि प्रदान करने की महती भूमिका प्रदान करता है। यानी
कोई भी कार्य हम जो कर रहे होते हैं उस कार्य को करने के पीछे क्या योजना होगी, या उसका भविष्य कैसा होगा, या वर्तमान में उसकी क्या हमें हानि या लाभ प्राप्त हो सकते हैं, इन सभी बिंदुओं से रूबरू कराने का कार्य साहित्य करता है। साहित्य आमतौर पर किसी भी व्यक्ति किसी भी लिखित कार्य को हम मान सकते हैं, अर्थात आमतौर पर जो भी लेखन कार्य होता है वह लेखन कार्य साहित्य के तौर पर किया जा सकता है। लेकिन यह विशेष रूप से लेखन का एक कलात्मक या बौद्धिक कार्य है। यह चित्रकला, नृत्य, संगीत आदि जैसी ललित कलाओं में से एक है जो पाठकों को सौंदर्यपरक आनंद प्रदान करने में अपनी महती भूमिका निभाता है। हमने साहित्य के अंतर्गत बात करते हुए यह जाना था कि साहित्य किस तरीके से अपनी एक मानकता रखता है। वह कहीं ना कहीं चित्रकला, नृत्य कला, संगीत कला, इन सभी बिंदुओं को अपने अंदर समेटता हुआ दिखाई पड़ता है। क्योंकि हमारे जनमानस में यह एक बिंदु कहीं ना कहीं घर कर गई है कि साहित्य वही है जिसको हम काव्य के रूप में देखते हैं, जिसको हम गद्य के रूप में पढ़ते हैं। लेकिन साहित्य कहीं ना कहीं संगीत से भी हमें प्राप्त होता है। साहित्य कहीं ना कहीं हमें नृत्य से भी जुड़ाव रखता हुआ दिखाई पड़ता है। साहित्य, चित्रकला या ये ललित कलाओं के जितने भी क्षेत्र दिखाई पड़ते हैं उन सब से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ दिखाई पड़ता है। इसीलिए इसका क्षेत्र व्यापक रूप में देखने को मिलता है। तो साहित्य चूंकि एक विस्तृत अपनी विचारधारा रखता है, विस्तृत एक फलक रखता है, इसीलिए साहित्य का जो स्वरूप है वह विस्तृत है और इसी विस्तृत होने के कारण इसकी एक मानकता है वह काफ़ी व्यापक है। चूँकि साहित्य की अपनी एक स्थिति होती है, इसीलिए साहित्य वही कहा जा सकता है जिसके आस्वादन के बाद हम वही नहीं रह जाते जो पढ़ने, देखने या सुनने के पूर्व होते हैं। यानी किसी भी रचना, किसी भी लेखन को यदि हम पढ़ रहे हैं तो हमारे पढ़ने में जो हमारे अंदर भावों का विकास हो पाता है, जो हमारे अंदर संवेदनाओं का विकास हो पाता है, तो यह संवेदनाएं या भावों का विकास साहित्य ही एक ऐसी विधा है या साहित्य ही एक ऐसा लेखन है जो करती है। यदि हम अन्य जो अनुशासन के विषय हैं, चाहे वो राजनीति हो, चाहे वो इतिहास हो, चाहे वो समाज शास्त्र हो या दर्शन शास्त्र हो या मनोविज्ञान हो या विज्ञान के जो भी क्षेत्र हों, उनको अध्ययन करने के उपरांत हम यह पाते हैं कि हमारे अंदर जो ज्ञान का निर्माण तो हो पाता है, लेकिन उनसे कोई भावनाएं हमारे अंदर उत्पन्न हो, किसी प्रकार का मानवीय गुण उत्पन्न हो या किसी प्रकार की संवेदनात्मक कहीं ना कहीं हमारे अंदर विचार उत्पन्न हो, इस तरह के विचारों का कहीं ना कहीं प्रतिफलन हम उनसे नहीं पा पाते। लेकिन साहित्य एक ऐसा विषय है, साहित्य एक ऐसी लेखन प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हमें आस्वादन तो मिलता है, हमें रमणीयता तो मिलती है, हमें सौंदर्य तो मिलता है, हमें प्रसन्नता भी मिलती है, लेकिन साथ ही साथ हमें एक मानवीय गुणों से परिपूर्ण बनाने, हमें इंसानियत के गुणों से कहीं न कहीं निपुण बनाने की पहल भी की जाती है। तो साहित्य का यह एक परम और चरम बिंदु है कि कहीं ना कहीं इंसान को इंसानीय बनाने या मनुष्य बनाने की पहल में महती भूमिका निभाया जा सके। साहित्य को तो हम लोगों ने कुछ बिंदुओं से डिफाइन करने की कोशिश की और यह जानने की कोशिश की कि साहित्य क्या है या साहित्य किस तरीके से मनुष्य के अंतर्मन में व्याप्त है या उसके लेखन से किस तरीके से मानवीय गुणों का विकास होता है। लेकिन जब हम वाङ्मय पर बात करते हैं तो वाङ्मय का क्या निहितार्थ है, वाङ्मय किस तरीके से साहित्य से जुड़ा, वाङ्मय का किस तरीके से मानवीय मनुष्य के स्थिति या मनुष्य के जीवन से जुड़ा हुआ दिखाई पड़ता है, इस पर हम बात थोड़ा सा करते हैं और फिर दोनों पे कहीं ना कहीं बातचीत करेंगे कि साहित्य और वाङ्मय किस तरीके से एक दूसरे से अलग है या किस तरीके से एक दूसरे से समान है, इन पे हम विधिवत देखेंगे। चूँकि वाङ्मय पर जब हम बात करते हैं तो वाङ्मय को यदि हम कहीं ना कहीं तोड़ते हैं तो वाक को मय में जोड़ने से वाङ्मय बना हुआ है। वाक का सीधा सीधा शब्द है, अर्थ है भाषा, यानी जो हम बोल पाते हैं, जो हम अपनी मुख से उच्चरित करते हैं उसी को हम वाक कहते हैं। और मैं का सीधा जो अर्थ निकलता है वो है संपूर्ण या समग्र रूप। अर्थात वाङ्मय की अगर एक
परिभाषित या उसके अर्थपूर्ण स्थिति को देखें तो इसका अर्थ बनता है कि किसी भाषा में निहित संपूर्ण साहित्य। यानी किसी भी भाषा में अगर हम उस लेखन को देखते हैं, उस समग्र स्वरूप को देखते हैं जिसमें रचना की जाती है, जिसमें लेखन कार्य किया जाता है, तो वो लेखन, वो रचना साहित्य वाङ्मय कहलाती है, वाङ्मय का स्वरूप कहलाती है। भाषा के माध्यम से की गई कोई भी अभिव्यक्ति वाङ्मय कहलाती है। यानी हम जिस रूप में या जैसे भी अपनी अपनी भावों को व्यक्त कर पाते हैं, अपने अपने अंदर के ज्ञान का निर्माण कर पाते हैं, दूसरे की तथ्यों को या समाज में या दूर दराज पे जो भी घटनाएं घट रही हैं उन तथ्यों को हम निरूपित कर पाते हैं। तो इस तरह का कोई भी लेखन, इस तरह की कोई भी परिपाटी या कोई भी रचना हम वाङ्मय के अंतर्गत शामिल करते हैं। वाङ्मय के अंतर्गत सभी प्रकार की रचनाओं को शामिल कर लिया जाता है, परंतु साहित्य में कुछ विशिष्ट रचनाएं ही आती हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि वाङ्मय में लगभग सभी प्रकार की रचनाओं को शामिल करने की कोशिश की जाती है, लेकिन वाङ्मय एक ऐसी स्थिति है, वाङ्मय का स्वरूप ऐसा है कि वहाँ पर केवल केवल साहित्यिक स्वरूप यानी मानवीय गुणों से परिपूर्ण साहित्य ही शामिल किया जाता है। उसमें किसी प्रकार की इस तरह की मानवीय गुणों से परिपूर्णता की कोई बात नहीं होती है जिसमें कहीं ना कहीं इंसान के अंदर उस तरह के समस्याओं को या उस तरह के पहलुओं को शामिल किया जाए जिसमें संवेदनात्मक गुण या मानवीय गुणों को निरूपित करने की योजना हो। वाङ्मय एक विस्तृत स्वरूप है, यानी वाङ्मय का स्वरूप बड़ा है। वाङ्मय में उन सभी ज्ञान विज्ञान के क्षेत्रों को शामिल किया जाता है जिसमें कहीं ना कहीं वो सभी पहलू आ जाते हैं जो साहित्य में कहीं ना कहीं वंचित रह जाते हैं, साहित्य में शामिल नहीं हो पाते हैं। वाङ्मय को विश्लेषित करते हुए इसे निम्न रूपों में देखने की कोशिश की जा सकती है, यानी किस तरीके से वाङ्मय को हम व्याख्यायित करते हैं, वाङ्मय किस तरीके से अपने स्वरूप को इंगित करता हुआ दिखाई पड़ता है या किन किन रूपों में इसकी एक परिपाटी देखने को मिलती है, क्यों ये विस्तृत है, इसका विस्तार क्षेत्र क्यों इतना व्यापक है, इसको हम विधिवत यहाँ जानते हैं या समझने की कोशिश करते हैं। तो वाङ्मय को हम 3 रूपों में देखते हैं, एक है वार्ता, एक है शास्त्र और एक है साहित्य। अर्थात जब हम वार्ता, साहित्य या कहीं ना कहीं जो शास्त्र है, शास्त्र यानी जितने भी लेखन की विधाएं हैं उनके दृष्टि से यदि हम इसको देखने की कोशिश करते हैं तो यह साहित्य का अपना एक चरम बिंदु देखने को मिलता है। वाङ्मय की अपनी स्थिति या वाङ्मय की जो विविधता है उसके बारे में हमें पता चलता है। एक एक करके हम समझने की कोशिश करते हैं कि वार्ता क्या है, शास्त्र क्या है और साहित्य पर फिर बात करेंगे और किस तरीके से वाङ्मय से साहित्य का अपना जुड़ाव है उसको हम देखने की पहल करेंगे। वार्ता कहने से तात्पर्य यह है कि वार्ता का तात्पर्य है बातचीत, यानी हम जब आम जनजीवन में जो भी बातचीत करते हैं, एक दूसरे के साथ जो भी अपनी अभिव्यक्ति का आदान प्रदान करते हैं, तो वही आदान प्रदान हमें कहीं ना कहीं वार्ता कहलाने की पहल में ले जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि हम सामाजिक व्यक्ति हैं, सामाजिक व्यक्ति होने के नाते एक दूसरे के साथ कहीं ना कहीं जुड़ाव होता है और एक दूसरे के साथ वार्तालाप हमारे जीवन की एक मूल एक तरह से पहल है और यही मूल पहल हमें विविध पहलुओं की तरफ ले जाता है, विविध स्वरूपों की तरफ ले जाता है। अर्थात हम जो कुछ भी ज़रूरत की चीज़ें हैं, रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, आवश्यक की चीज़ें हैं, हम एक दूसरे के साथ बांटते हैं और एक दूसरे की चीज़ों को हम अपने पास लेते हैं। तो ये किस तरीके से ये भी वाङ्मय का क्षेत्र बन जाता है, तो इसको हम यहाँ पर देखते हैं। चूँकि एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि यहाँ अर्थ की प्रधानता होती है, शब्द पर बहुत गौर नहीं किया जाता है, यानी कहा तो शब्दों के माध्यम से ही जाता है लेकिन उस शब्द की मारकता उतनी नहीं होती है जितनी अर्थ की होती है। अर्थ ही इसमें विशेष होता है। अर्थ की विशेषता किस तरीके से होती है वो हम बखूबी जान सकते हैं, क्योंकि जब हम शब्द को बदल कर भी किसी बात को कहते हैं तो इससे क्या होता है, अर्थ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यानी जो बात अगर शब्द को हम चेंज भी कर दें, परिवर्तित भी कर दें, तो इससे कोई अर्थ पर प्रभाव नहीं पड़ता। सामने वाला व्यक्ति यह समझ जाता है कि मुझे क्या कहा गया है,
क्या कहा जा रहा है या किस ओर निर्देश करने की कोशिश की जा रही है। तो इस तरह की चीज़ें कहीं ना कहीं हम जो दैनंदिन क्रियाकलाप है, रोज़मर्रा के जीवन है, या जो भी हम अपनी आवश्यक चीज़ें समाज में जीते हुए, वहाँ पर रहते हुए, कहीं ना कहीं एक दूसरे से इंटरफेयर करते हुए, आपस में सामंजस्य या कहीं ना कहीं एक दूसरे से लगाव रखते हुए करते हैं, वो सभी कुछ वार्ता के अंतर्गत शामिल कर लिया जाता है। जैसे कोई मुहावरे के रूप में कोई व्यक्त कर रहा है अपनी बात को, लोकोक्ति के रूप में व्यक्त कर रहा है, पहेलियों, बुझावल, कहावतें, किंवदंतियाँ, इस अलग अलग स्वरूपों में यदि कोई अपनी बात को व्यक्त कर रहा है तो ये सभी कुछ वार्ता के रूप में ही शामिल कर लिया जाता है। जैसे दांत खट्टे करना, अगर कोई बात बोलते बोलते ये कहता है कि मैं तुम्हारे दांत को खट्टे करके रहूँगा, नाक में दम करके रहूँगा, तो ये कहीं ना कहीं इसमें बहुत कुछ प्रभाव तो नहीं दिख रहा, अर्थ जरूर समझ में आ जा रहे हैं कि मैं तुमको परास्त करके रहूँगा, तुमको हरा के रहूँगा, तुम्हारे नाक में बिल्कुल दम कर दूंगा। नाक में दम करना, ये नाक में कुछ इस तरह की अनहोनी करने की ओर पहल नहीं करता है, इसीलिए यह शब्द की यहाँ मारकता नहीं दिखती है, यहाँ अर्थ की मारकता दिखती है कि नाक में दम करना, अगला व्यक्ति यह समझ जाता है कि यह मुझे किसी न किसी प्रकार से हानि पहुँचाने की कोशिश करने की पहल कर रहा है। एक उदाहरण से और जानने की हम कोशिश करते हैं कि जैसे अगर हम यह कहें कि अक्सर हम ये सुनते भी हैं कि स्टेशनों पे जाते हैं, जब हम ट्रेन या इस तरह की रेलवे की सुविधा लेते हुए हम स्टेशन पे जाते हैं, तो वहाँ अक्सर यह अनाउंसमेंट होते हुए सुनते हैं कि जो भी ट्रेन है वो प्लेटफॉर्म नंबर 1 या 2 पर आ रही है। तो प्लेटफॉर्म नंबर 1 या 2 पर कहने का तात्पर्य वहाँ यह नहीं होता कि प्लेटफॉर्म के ऊपर आ रही है, बल्कि हम यह समझ जाते हैं कि प्लेटफॉर्म जो 1 है या 2 है, जो उसकी जो चलने की पटरी बनी है उस पे वो आ रही है। तो यहाँ यह सोच पाते हैं कि किस तरीके से शब्द की मानकता या शब्द का जो निहितार्थ है वो बहुत महत्व रख रहा है, बल्कि शब्द यहाँ पर प्राथमिक नहीं है। तो वार्ता में अक्सर कर शब्द के जो अर्थ है उसका महत्व होता है, न कि शब्द का महत्व होता है। अब हम शास्त्र को जानने की कोशिश करेंगे। शास्त्र से क्या तात्पर्य है, शास्त्र का क्या यहाँ महत्व है, या शास्त्र की क्या भूमिका दिखाई पड़ती है। तो शास्त्र का तात्पर्य है ज्ञान विज्ञान की दुनिया, यानी जितने भी ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र हैं, जितने भी ज्ञान विज्ञान के स्रोत हैं, वो सभी स्रोत हम शास्त्र के अंतर्गत शामिल होते हुए दिखाई पड़ते हैं या शास्त्र के अंतर्गत देखते हैं। यहाँ पर शब्द की प्राधान्यता होती है, यानी शास्त्र के अंतर्गत अर्थ से ज़्यादा शब्द को महत्व दिया जाता है। जिस तरीके से वार्ता में अर्थ को महत्व दिया जा रहा था, लेकिन यहाँ पर जो शास्त्र होता है, यहाँ पर अर्थ को प्रधानता न देकर शब्द को प्रधानता दी जाती है, यानी शब्द ही सब कुछ होते हैं। जिस प्रकार के शब्द प्रयोग किए जाते हैं उसी प्रकार के अर्थ भी उससे प्रदर्शित होते हैं। कहने का तात्पर्य है कि इसमें जो भी शब्द प्रयोग किए जाते हैं वो बड़े ही तौल कर या नाप तौल कर प्रयोग होते हैं, ताकि वो कहने का निहितार्थ जो है, वो बताने का निहितार्थ जो है वो बदले ना, बल्कि वह एक सटीक उत्तर या सटीक कहीं ना कहीं जो भी पहल है वो दे पाए। शास्त्र के अंतर्गत आने वाले प्रत्येक शब्द का एक निश्चित अर्थ होता है, यानी जो भी कुछ कहा जा रहा है, शास्त्र के अंतर्गत जो भी कुछ बताया जा रहा है, वो सभी कुछ एक निश्चित अर्थ में कहीं ना कहीं व्यक्त होता है। जैसे अगर हम देखने की कोशिश करें तो बहुत सारी ऐसी परिभाषिक शब्दावली है, जैसे बजट है। तो बजट कहने से तात्पर्य पूरी तरीके से खुल जाता है कि बजट कहते ही ये हमारे ज़हन में बन जाता है कि जितनी वार्षिक उन्नति हुई होती है, जितनी कहीं ना कहीं आदान प्रदान हुए होते हैं, या जितनी लेन देन की प्रोसेस होते हैं, लेन देन की प्रक्रियाएं की गई होती हैं, वो सभी कुछ का कहीं ना कहीं ब्यौरा प्रस्तुत करना ही बजट है। इसी तरीके से गुरुत्वाकर्षण यदि हम शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो गुरुत्वाकर्षण से ये पता चल जाता है कि कोई ऐसा बल जो अपनी ओर खींचता है, अपनी ओर आकर्षित करता है, इसका एक ही निहितार्थ है, इसमें कहीं विभेद नहीं है, कोई अलगाव नहीं है कि हम इसका दूसरा भी अर्थ लगा पाए। तो ये शब्द जितना इसमें शब्द का महत्व है, अर्थ का महत्व तो कम दिखाई पड़ता है। यही कारण है कि शास्त्र
जितने भी विज्ञान के क्षेत्र हैं, चाहे वो राजनीति हो, चाहे वो समाज शास्त्र हो, चाहे वो विज्ञान हो, विज्ञान के जितने भी क्षेत्र हैं वो सभी कुछ, मनोविज्ञान हो या दर्शन शास्त्र हो, वो सभी कुछ इसमें शामिल कर लिए जाते हैं, सभी कुछ इसके अंतर्गत रखे जाते हैं। इनसे जो भी ज्ञान विज्ञान की हमें प्राप्ति होती है वो सभी कुछ शब्द पे ज़्यादा डिपेंड होती है, अर्थ पे कम होती है। अब हम साहित्य को जानने की कोशिश करते हैं, और साहित्य, इससे यह पता चलता है कि जो वाङ्मय है वो वाङ्मय एक विस्तृत फलक है, और साहित्य उसके अंतर्गत शामिल होती है। तो साहित्य का तात्पर्य हम पहले भी देख चुके हैं, यानी सबके प्रति हित की भावना रखना, सबके कहीं ना कहीं उपकार या कहीं ना कहीं मंगल की कामना करना, यह साहित्य का मूल प्रेरक तत्व है। इसमें शब्द और अर्थ दोनों की महत्ता होती है। कहने का तात्पर्य कि जिस तरीके से वार्ता में शब्द अर्थ की प्रधानता थी, शास्त्र में शब्द की प्रधानता थी, लेकिन यहाँ पर शब्द और अर्थ दोनों का महत्व है। जितना शब्द अपने लिए मानक रखता है उतना ही अर्थ मानक रखता है। यदि दोनों में कहीं ना कहीं बैलेंसिंग की भावना आती है, किसी न किसी तरह से शब्द अगर कम हो, अर्थ की प्रधानता ज़्यादा हो, या अर्थ कम हो, शब्द की प्रधानता ज़्यादा हो, तो निश्चित तौर पर साहित्य का बैलेंस भी बिगड़ता है। साहित्य की वह मूल प्रेरणा भी बिगड़ती है जिसके लिए उसका लेखन किया जाता है। साहित्य वाङ्मय का वह हिस्सा है जहाँ शब्द और अर्थ के बीच महत्व की प्रतिस्पर्धा देखने को मिलती है। यानी साहित्य वाङ्मय का एक छोटा सा हिस्सा है, वाङ्मय एक बड़ा क्षेत्र है, जबकि साहित्य क्या है, उसके अंतर्गत शामिल एक छोटे से भाग के रूप में है, और यह इसके अंतर्गत प्रतिस्पर्धा का स्वरूप दिखाई पड़ता है। साहित्य के अंतर्गत प्रतिस्पर्धा निरंतर बनी रहती है। किसके बीच? तो पहले तो शब्द और अर्थ के बीच प्रतिस्पर्धा होगी, फिर साहित्य के भाव यानी समाज में व्यापक हित की भावना पहुंचाने की तीसरी जो प्रतिस्पर्धा दिखाई पड़ती है वो रमणीयता या सौंदर्यता का, यानी हृदय को आह्लादित करने की। यानी इन पहलुओं से यदि हम देख पाते हैं कि साहित्य का जो स्वरूप है वो कितनी व्यापक है, कितनी मारक है, और इस मारकता से ही कहीं ना कहीं साहित्य का अपना एक स्रोत देखने को मिलता है। साहित्य की अपनी एक मानकता है, और यही मानकता उसे अपने लिए एक कहीं ना कहीं स्थिति विपणने को उत्पन्न करने, स्थिति को डेवलप करने की पहल करती है, कहीं ना कहीं बताती है कि साहित्य का क्या महत्व है। तो साहित्य के जो स्वरूप हैं उसमें किस तरीके से जो लेखन कार्य है वो भी एक नियम कायदे से चलते हैं, जैसे व्याकरणिक नियम है, उसको कहीं ना कहीं महत्व देते हुए उसका फलक दिखाई पड़ता है। तो ये सभी कुछ हम इसके अंतर्गत देख पाते हैं। साथ ही इसमें व्यापक हित की जो भावना होती है, रमणीयता की जो भावना होती है, यानी सौंदर्यपरक तत्वों को शामिल करते हुए उसको किस तरीके से हृदय रूपी आह्लादित भाव को पैदा किया जा सके, मनुष्य को मनुष्य बनाने की पहल की जा सके, मानवीय गुणों को डेवलप करने की कोशिश की जा सके, इन सभी चीज़ों की कहीं ना कहीं एक पहल या प्रतिस्पर्धा निरंतर साहित्य में भी हमने पहले ही अध्ययन के उपरांत यह जानने की कोशिश की कि साहित्य का सीधा संबंध समाज से होता है। कहने का तात्पर्य है कि साहित्य समाज से स्रोत लेता है और उसकी वानगी वह अपनी रचनाओं के माध्यम से करता है। कई बार साहित्य समाज के उन अंधेरे परतों की भी शिनाख्त करने की कोशिश करता है जिन्हें जनता अपनी आंखों से देख नहीं पाती है। कहने का तात्पर्य एक बार यह भी जान लेने की ज़रूरत हमें महसूस होती है कि जो भी साहित्य होता है वह समाज की उन सभी चीज़ों की पहल करता है जिन चीज़ों पर कहीं ना कहीं हम नज़र नहीं डाल पाते, या कहीं ना कहीं हमारे देखने से वो वंचित रह जाती है, या कोई ऐसी घटना जो हमारे आसपास ही घटित हो रही है उसे हम अच्छे प्रकार से देख नहीं पाते, समझ नहीं पाते। तो इन सभी चीज़ों की पड़ताल, सभी चीज़ों की कहीं ना कहीं जांच परख या उन परतों को खोलने की जो पहल होती है वो साहित्य के माध्यम से की जाती है। इसीलिए एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी साहित्यकार के ऊपर बन जाती है कि वह अपने समय के उन दबे हुए सच को भी सबके समक्ष रखे जिसे समाज या समाजी तत्वों द्वारा छुपाने की कोशिश की जाती है। अर्थात साहित्यकार
उन जितने भी तरह के पहलू हैं, वो किसी खास विचारधारा का पक्ष न ले, बल्कि वह सबके हित की भावना के निर्णय से कार्य करे। यह साहित्य का परम उद्देश्य बन जाता है कि जो लेखन करता है, जो लेखक होता है, जो साहित्यकार होता है, वह सभी प्रकार के जो अवरोध हैं, जो रुकावटें हैं, जो समाज को कहीं न कहीं हानि पहुँचाने की ओर कहीं न कहीं पहल करते हैं, उन सभी पहलुओं को कहीं न कहीं खोल कर दिखा दे। सभी पहलुओं के पीछे के छुपे जो षड्यंत्र हैं, जो छलाव हैं, जिससे कहीं न कहीं दोहरा मुखौटा दिखाई पड़ता है, उन सभी मुखौटों को बाहर ला के रख दे, ताकि उस पर कहीं न कहीं उससे वंचित रहने, उससे बचने की कोशिश किया जा सके और उससे अपने आप को बचाया जा सके। साहित्य का जुड़ाव समाज या समाज से में रहने वाले व्यक्तियों से होता है। यह पहले भी हम कह चुके हैं, और इस संदर्भ में यह कहा भी जाता है कि साहित्य क्या है? समाज का दर्पण है। साहित्य समाज का दर्पण होने के नाते जो दर्पण में जैसे ही हम अपने चेहरे को देखते हैं, तो हमारा चेहरा बिल्कुल स्पष्टता उसी रूप में दिखाई पड़ता है जिस तरीके से वह यथार्थ रूप में होता है। तो साहित्य भी बिल्कुल समाज को खोल कर दिखाता है। साहित्य भी शीशे की तरीके से बिल्कुल हमें हमें हमारे सामने समाज की एक एक परिघटना को प्रस्तुत कर देता है। तो इस तरह से कहीं ना कहीं साहित्य का समाज से किस तरह से जुड़ाव है, समाज में किस तरह से इसकी एक एक पहल या एक एक शिनाख्त देखने को मिलती है, इसको हम बखूबी समझ पाते हैं। साहित्य का संबंध मनुष्य के हृदय से होता है। आचार्य शुक्ल जी ने भी अपने इतिहास ग्रंथ में इस बात को इंगित करते हुए लिखा है कि साहित्य जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब है। चित्तवृत्तियों का तात्पर्य है हृदय से, यानी जो उसके हृदय में, मनुष्य के हृदय में जो भी निहित भाव है, उसी भावों का कहीं ना कहीं प्रतिबिंब होता है, वह अपने व्यवहार में लाता है, और वही व्यवहारिक रूप समाज में कहीं ना कहीं उसे घटित होते हुए, उसे परिघटित होते हुए दिखाई पड़ता है। तो वही स्वरूप साहित्य भी अपने लेखन में उतारता है, और यही लेखन में उतारा हुआ स्वरूप जो हम देख पाते हैं, वो साहित्य को समृद्ध बनाने, परिपूर्ण बनाने की पहल में दिखाई पड़ता है। साहित्य मनुष्य के हृदय का परिष्कार करता है और उसे संवेदनशील मनुष्य बनाने की कोशिश करता है। साहित्य मनुष्य के अंदर प्रेम, सद्भाव, करुणा, स्नेह, उदारता, भाईचारा आदि जैसे गुणों के विकास में मदद करता है। तो ये साहित्य की एक व्यापकता है, साहित्य का एक बड़ा स्वरूप है, जिसको हम समझ पाते हैं कि किस तरीके से साहित्य एक दूसरे से जुड़ा होने के नाते, एक दूसरे से लगाव होने के नाते अपनी एक व्यापक रूप में अपनी खास पहल या खास पहचान बनाते हुए दिखाई पड़ता है। जब बात हम वाङ्मय और साहित्य के बीच की करते हैं, तो निश्चित तौर पर यह जान पाते हैं कि वाङ्मय एक बड़ा वृक्ष है और साहित्य उस वृक्ष का एक डाली या एक कहीं ना कहीं तना है, जिससे कहीं ना कहीं विविध स्रोत, विविध ज्ञान विज्ञान के कहीं ना कहीं स्वरूप परिघटित होते हैं। यदि वाङ्मय पर हम बातचीत करते हैं, तो वाङ्मय कहीं ना कहीं जितने भी साहित्य में जितने भी आनंद या ज्ञान की चीज़ें बताने की कोशिश की जाती है, वो तो शामिल होती ही है। साथ ही साथ मनुष्य के विकास में, मनुष्य के निर्माण में, मनुष्य के संरचना में जितनी भी पहल होती है, चाहे वो लोक जनजीवन से लेकर उसके भावी जीवन तक क्यों न किया जाए। इसीलिए इसको अगर हम कहें, तो मनुष्य जो अपने जो बालपन है उस जीवन में जो भी क्रियाकलाप करता है, और जो शिक्षा के उच्चतर स्तर पे शोध कार्य के दौरान जो भी कर पाता है, वो सभी कुछ कहीं ना कहीं वाङ्मय के अंतर्गत शामिल होता हुआ दिखाई पड़ता है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि वाङ्मय एक विस्तृत या व्यापक फलक है, जिसके अंतर्गत साहित्य कहीं ना कहीं शामिल होता हुआ दिखाई पड़ता है। वाङ्मय में वार्ता के अंतर्गत जितने भी लोक जनजीवन की या लोक व्यवस्था की या आम जन जीवन की जो भी वार्तालाप होते हैं, जो भी क्रियाकलाप होते हैं, उनको भी शामिल किया जाता है। शास्त्रीय जो भी ज्ञान दिए जाते हैं, चाहे वो इतिहास, भूगोल, राजनीति, समाज शास्त्र, विज्ञान के जितने भी पहलू हैं, चाहे वो भौतिक हो या रासायनिक हो
या जीव विज्ञान के जितने भी पहल हैं उन सभी को कहीं ना कहीं इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है। तो ये शास्त्रीय ज्ञान को भी कहीं ना कहीं उत्पन्न कराने की कोशिश करता है और साथ ही साथ साहित्य को भी इसके अंतर्गत रखा जाता है, साहित्य को भी इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है। तो इस तरह से वाङ्मय एक विस्तृत फलक है और विस्तृत फलक होने के नाते साहित्य को विविध रूपों में यदि परिभाषित करने में वाङ्मय की भूमिका को देखा जाए तो निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि वाङ्मय भी एक बड़ा स्वरूप है जिसमें साहित्य शामिल होता हुआ दिखाई पड़ता है। अब रही साहित्य की एक ऐतिहासिक परिदृश्य पर, तो साहित्य का निर्माण एक समय पर देखने को मिलता है। इससे पूर्व जो साहित्य से पूर्व की जो स्थिति थी वह निश्चित तौर पर हमें जानने की ज़रूरत महसूस होती है, क्योंकि साहित्य का जो नामांकन है या साहित्य नाम देने की पहल है वो 7वीं-8वीं शताब्दी के मध्य में दिखाई पड़ता है। इससे पूर्व इसका प्रयोग काव्य के रूप में किया जाता रहा है। काव्य चूँकि उस दौरान यदि हम हिंदी साहित्य के इतिहास को थोड़ा बहुत जानते हैं तो हम देख पाते हैं कि जो आदिकाल या जो भक्ति काल है, आदिकाल और भक्ति काल के दौरान सबसे ज़्यादा रचनाएं हम काव्य क्रम में ही देखते हैं, काव्य विधा के रूप में ही देखते हैं। इसीलिए उस परिपाटी को हम कविता के रूप में मानक रखते हैं, यानी कविता का लेखन ज़्यादा दिखाई पड़ता है, इसीलिए इस लेखन को काव्य रचना ही कहना ज़्यादा प्रासंगिक समझा जाता रहा है। लेकिन 7वीं-8वीं के बाद इस पे एक प्रश्न चिन्ह यह उठने लगता है कि केवल कविता के रूप में जो भावों की अभिव्यक्ति होती है, क्या वही साहित्यिक जैसे स्वरूप को इंगित करते हुए नजर आ पाती है, या इसके लिए कुछ और नाम विचार किया जा सके। तो चूंकि यह एक विधा के रूप में धीरे धीरे डेवलप होने लगती है, क्योंकि 7वीं-8वीं शताब्दी के उपरांत यानी बाद में हम अनेक प्रकार की रचना की पहल देखने लगते हैं। गद्यात्मक स्वरूप भी धीरे धीरे प्रस्तुत होने लगते हैं और यही गद्यात्मक स्वरूप कहीं ना कहीं काव्य के जो मानक हैं, काव्य के जो लेखन के जो स्वरूप हैं उन पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है और यह हमें तय कराने की ओर इंगित कराता है कि अब लेखन का वह स्वरूप जिसको हम काव्य विधा के रूप में जानते हैं उसे काव्य कहना प्रासंगिक नहीं ठहरता, उसके लिए निश्चित तौर पर कोई और नाम सुझाना जरूरी बन जाता है। तो इस तरीके से समग्र रूप से इसे साहित्य नाम देना उचित बन पड़ता है और यही विद्वानों की एकमत राय होती है कि इसे अब साहित्य कहा जाए। तो काव्य केवल साहित्य का एक अंग है, एक विधा है और इसे आज भी उसी रूप में स्वीकार किया जा रहा है। और साहित्य कहने से तात्पर्य यह हो जाता है कि साहित्य में काव्य भी आता है तो उसी तरीके से गद्य भी आता है, अर्थात पद्यात्मक रूप में कविता को शामिल किया जाता है जिसको हम काव्य रूप भी कहते हैं, और गद्यात्मक रूप में हम उपन्यास, निबंध, कहानी, नाटक, आलोचना, आत्मकथा, जीवनी, इन सभी जितनी विधाएं हैं जो लेखन की विधाएं साहित्य के अंतर्गत रखी जाती है उन सबको इसमें शामिल कर लिया जाता है। और इस तरीके से परिपूर्णता की दृष्टि से साहित्य एक व्यापक मानक या व्यापक रूप में पहल करता हुआ दिखाई पड़ता है। तो इस प्रकार से हम वाङ्मय और साहित्य के बीच के जो संबंध हैं या बीच में किस तरीके से जुड़ाव होता है, वाङ्मय का क्या फैलाव है, वाङ्मय किस तरीके से दिखाई पड़ता है, इसको हम लोगों ने भली प्रकार देखा और जाना और तत्पश्चात यह भी जानने की कोशिश किया कि किस तरीके से वाङ्मय जो काव्य है वो काव्य का एक मानक तक या एक स्थिति तक स्वरूप चूँकि सभी साहित्य को इंगित करने में बनता हुआ दिखाई पड़ता है, यानी प्राचीन स्थिति में काव्य ही साहित्य का स्थान लेता था, लेकिन साहित्य एक समय के बाद ज़रूरत महसूस होने लगी कि सभी विधाओं को कहीं ना कहीं इंगित करता हुआ दिखाई पड़े, सभी विधाओं के लिए एक निश्चित मानक तय करता हुआ दिखाई पड़े और इसी पहल के साथ साहित्य नामांकन करना ज़रूरी हो गया। और आज हम जिस स्वरूप को देख पाते हैं उसमें साहित्य बड़े स्तर पर देखने को मिलता भी है। तो कुल मिलाकर आज हम लोगों ने साहित्य और वाङ्मय के माध्यम से यह जानने की कोशिश की कि किस तरीके से साहित्य और वाङ्मय से जुड़ाव है, वाङ्मय की अपनी भूमिका क्या है, साहित्य की अपनी मानकता क्या है, तत्पश्चात साहित्य का ऐतिहासिक स्वरूप क्या है, इसको हम लोगों ने जाना और समझा भी।
तो अब हम अगले क्लास में कुछ और बिंदुओं को लेकर आप सबके समक्ष उपस्थित होंगे। आज हम इतने ही बिंदुओं पर बात कर अपनी बात जो वाणी है उसको विराम देना चाहेंगे और पुनः उम्मीद यही करते हैं कि आगे कुछ नए बिंदुओं को लेकर आप सबके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। यह आशा के साथ कि आप इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलते होंगे। धन्यवाद।